साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस जिस तरह से पैर पसार रहा है और पूरी व्यवस्था पर कब्जा करना चाहता है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके अपनी विचारधारा के अनुसार देश को हाँकना चाहता है, क्या उसका सपना साकार हो पाएगा? कांग्रेस के राज में 55 वर्षों तक आज़ादी के आरएसएस की दाल नहीं गली, लेकिन 2014 से लेकर अब तक आरएसएस ने जिस तरह से पूरे देश पर, पूरी व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश की है, उसमें बहुत हद तक उसे सफलता मिल भी चुकी है। आरएसएस को रोकने वाला, आरएसएस को टोकने वाला, आरएसएस को आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो वह राहुल गांधी है और कांग्रेस है, और कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे हैं। हम समझते हैं कि इसके अलावा कांग्रेस में भी कोई ऐसा नहीं है जो आरएसएस से दो हाथ करे। और आरएसएस जिस ढर्रे पर चल रहा है, सांप की तरह कुंडली मारकर पूरे देश पर, पूरी संस्कृति पर, पूरे कायनात पर कुंडली मार करके बैठ जाना चाहता है, अपनी विचारधारा का कब्जा चाहता है और अपने दुश्मनों, अपने विरोधियों को साफ कर देना चाहता है। आपको मालूम ही है कि आरएसएस के दुश्मन या आरएसएस के विरोधी कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस मुस्लिम को मानता है और मुस्लिम के खात्मे के लिए अगर एसआईआर जैसी चीज़ें ला करके उन्हें बेदखल करने, उनकी नागरिकता ख़त्म करने, उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बनाने या फिर उन्हें मुस्लिम देशों में भेजने के लिए बाज़ाब्ता कानून बना दिया है सीएए और एनआरसी के रूप में। और उस कानून के बारे में कहा जा रहा है कि जो ठंडे बस्ते में चला गया था 2019 में, तो सीएए एनआरसी का भूत फिर से निकलने वाला है, बोतल से जिन्न बाहर आने वाला है। 2029 के पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मानना है कि एसआईआर करा करके आधे से अधिक या 2/3 मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यह टारगेट लेकर आरएसएस चल रहा है। इसी तरह से दूसरे नंबर के दुश्मन इस्लाम के अलावा ईसाई हैं और ईसाइयत को भी नेस्तनाबूद करने के लिए वही फार्मूला कमोबेश लागू करने का इरादा है कि इनकी नागरिकता खत्म कर दीजिए। आरएसएस में नागरिकता देने की 3 तयशुदा शर्तें हैं। पहली शर्त है पितृभूमि, यानी आपके पिता का निवास, आपके पिता के पिता यानी जितनी भी पीढ़ियां हैं वह सब भारतवर्ष की होनी चाहिए, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से। अगर आपके पिता यहाँ के निवासी हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। दूसरी है आरएसएस की मातृभूमि, न सिर्फ पिता बल्कि माता का भी कुल वंशज इस देश से जुड़ा हो और उनके पूर्वज, माता के पिता और उनके पितामह जितने भी हैं 10 पीढ़ियों तक, वह सब हिंदुस्तान के होने चाहिए। और तीसरी शर्त तो सबसे ज़्यादा बेहुदा किस्म की है। तीसरी शर्त है कि आप जिस धर्म को मानते हैं
आपके धर्म गुरु भी इसी देश के होने चाहिए। आप जिसे अपना आदर्श मानते हो वह भी इसी देश का होना चाहिए। किसी लेनिन या किसी मार्क्स या किसी अन्य मोहम्मद साहब जैसे लोगों का अनुयायी नहीं होना चाहिए, तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नागरिक बनकर के रहना है तो पहली शर्त तो यही होगी, आपको दोयम दर्जे का इंसान बन करके रहना होगा। दूसरी शर्त, आपको हिंदू धर्म जबरन मानना पड़ेगा, यानी आप ईसाई हैं तो आपको ईसाइयत से तौबा करना होगा और हिंदुत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको मोहम्मद साहब से, इस्लाम धर्म से नाता तोड़ना होगा और हिंदुत्व से नाता जोड़ना होगा। इन्हीं शर्तों पर आप भारत में रह सकते हैं, यह मानना है आरएसएस का। तो आरएसएस के जो 3 सिद्धांत हैं, उन 3 सिद्धांतों के तहत कम्युनिस्ट को, इस्लाम धर्म के मानने वालों को और ईसाई धर्म के मानने वालों को इस देश से अलग कर देना चाहता है, या यूं कहें कि इसीलिए कानून भी बना दिया CAA NRC के रूप में कि इस देश के मुसलमानों को मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए और मुस्लिम देशों से हिंदुओं को बुला लिया जाए। लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था 2019-20 में, और उसी समय कोरोना टपक पड़ा अपना विकराल रूप लेकर के ठंडे बस्ते में चला गया CAA NRC। और उस CAA NRC को अब फिर से लागू करने, सख्ती से लागू करने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। और एस जयशंकर विदेश मंत्री जब बिना किसी के पूछे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता की पहचान के लिए लागू नहीं होगा, कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन वह बता रहे हैं। और गोदी मीडिया, IT सेल और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चीख चीख कर कहने लगे कि आधार कार्ड भी नहीं चलेगा, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी नहीं चलेगा, यानी जो आपके पास है प्रमाण के रूप में जिसे आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप नागरिकता सिद्ध करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो अब फिर से गोरख धंधा शुरू होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को सबक सिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सिद्धांतों को मानती है और आरएसएस के सिद्धांतों को लागू करने के लिए यहाँ तक कि संविधान को हटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बारगी संविधान नहीं हटाएगी, पहले वह संविधान को जर्जर करेगी, कमज़ोर करेगी, और उसके बाद संविधान अपने आप ही गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यूं कहें कि मीठा जहर संविधान को और लोकतंत्र को देने की शुरुआत हो गई है, और यह जहर जब पूरी तरह से जकड़ लेगा तो लोकतंत्र और संविधान अपने आप दम तोड़ देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सिद्धांतों को अपना करके चल रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को खतरा उत्पन्न हो गया है और अब धर्म के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तो आप समझ लीजिए कि वह धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि प्रजातंत्र को ख़त्म करने और संविधान को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख अगर कहें कि हमें पूरब दिशा की तरफ जाना है, तब उन्हें पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में तलाश करना चाहिए, तभी वह मिल पाएंगे। पूरब दिशा में वह कतई नहीं मिलेंगे। कितने झूठे, वाहियात और अविश्वसनीय किस्म के लोग
आरएसएस के हैं और एक आतंकी संगठन के रूप में जिस तरह से पैर पसार रहा है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पैर पसारने के लिए उपयुक्त जमीन तैयार कर रही है, हमें लगता है कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात को, इस मीठे जहर को लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी समझ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंक खड़गे जैसे लोग समझ रहे हैं और वह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका साथ जिस बड़े पैमाने पर देना चाहिए वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या समझा जाए कि आरएसएस प्रमुख अपनी विचारधारा को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर और इस देश पर थोप करके अपनी विचारधारा को प्रबल और शक्तिशाली बना करके अब लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित करके हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। साथियों, हिंदुत्व के ठेकेदार सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, हालांकि विरोधी लोग माफी वीर कहते हैं, जो सही भी लगता है। सावरकर का मानना था कि इस देश में मुसलमानों को, ईसाइयों को और कम्युनिस्टों को रहने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए। इनकी संपत्ति को हड़प लेना चाहिए सरकार को और इन्हें इस भारत भूमि से जमी दोज कर देना चाहिए, इन्हें बाहर के देशों में भेज देना चाहिए। जिस देश के सिद्धांत को मानते हैं, कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, लेनिन की बात कर रहे हैं, जिसे कम्युनिस्ट पार्टियां मानती हैं, उसी देश में भेज देना चाहिए। और मुसलमान मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो मोहम्मद साहब को मानने वाले बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, जो पड़ोसी है भारत का। इन देशों में भारत के मुसलमानों को शिफ्ट करने की बात आज से नहीं, सावरकर के समय से चल रही है, लेकिन अब उसे क्रियान्वित करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है भगवा गिरोह की ओर से। एक तरह से आप कहें कि देश गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान और एक तरफ हमारी सदियों पुरानी साझा संस्कृति, सब कुछ को तहस नहस करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी विचारधारा को थोपने और अपने तानाशाही रवैये से, अहंकार से, सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से विपक्ष को खत्म कर देने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? जेपी नड्डा बिहार जाते हैं तो कहते हैं विपक्ष का सफाया कर देना चाहिए, विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, और जो कुछ जेपी नड्डा ने किया वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमित शाह मध्य प्रदेश जाते हैं तो भाषण देते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो 40-50 साल तक राज करेंगे, और उसी 40-50 साल तक राज करने, निष्कंटक राज करने के लिए पूरा माहौल, पूरा तंत्र तैयार किया जा रहा। लोकतांत्रिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिया गया है, मुट्ठी में बंद कर लिया गया है। न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं संविधान द्वारा प्रदत्त, उन सबको भी मुट्ठी में बंद करके विपक्ष के सफाए का काम ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जैसे पुतिन ने रूस में किया था और शी जिनपिंग ने चीन में किया था। तो उन्हीं के ढर्रे पर चल रहे हैं और चीन और रूस की तरह नरेंद्र मोदी इस देश के प्रजातंत्र को एक अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। साथियों, आज देश संक्रमण काल के दौर में है। राहुल गांधी का धर्मनिरपेक्ष भारत पहले जैसे बना रहे और शक्तिशाली हो करके संविधान का राज कायम रहे,
जैसे आज़ादी के बाद से कायम है और ओबीसी एससी एसटी को हक अधिकार मिले, जो मुख्य धारा से, राष्ट्र की मुख्य धारा से बहुत पीछे छूट गए हैं। तो आप राहुल गांधी को सपोर्ट कीजिएगा या फिर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, जो धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ओबीसी एससी एसटी को वर्ण व्यवस्था के दंश में फिर से झोंकना चाहते हैं और इस देश के मुसलमानों, ईसाइयों, कम्युनिस्टों, अन्य धर्मावलंबियों को इस देश से निकाल बाहर कर देना चाहते हैं, या उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना करके, उन्हें नीच अछूत बना करके सारी सरकारी सुविधाएं छीन लेने और वोट न देने का अधिकार और सरकार से किसी भी तरह की सहायता न प्राप्त कर पाने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। तो इस संक्रमण काल में इस देश की जनता और जेन जी युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी है और युवा इसे समझ भी रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे समझ भी रहा है और जिस तरह से युवाओं के साथ मिल करके राहुल गांधी इस देश की दूसरी आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जी हाँ, इस समय देश गुलाम है, वर्ण व्यवस्था का गुलाम है। इस देश में तानाशाही अहंकारी स्वरूप का गुलाम है, हिटलर शाही का गुलाम है। आरएसएस का गुलाम होने का मतलब ही हुआ कि सारी अनैतिक शक्तियों का गुलाम भारत हो चुका है। सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम था तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन आरएसएस जो कुंडली मारकर पूरे देश पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर बैठ गया है, इसे हटाने के लिए और इसके चंगुल से मुक्त करने के लिए देशवासियों को अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए। इतना ज़रूर समझ लीजिए कि इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि उसे नरेंद्र मोदी, शाह और मोहन भागवत और पूरा भगवा गैंग उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। मोदी की सत्ता को जरूर चैलेंज किया जा सकता है और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह इस देश के युवा जिस दिन चाहेंगे नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे और आरएसएस के चंगुल से देश को, राष्ट्र को, संविधान को बचा लेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।